चलिए आज हम बात करेंगे सदिशों का योग। देखिए सदिशों का गुणन हम लोग पढ़ चुके हैं और वो गुणन हमने दो प्रकार से पढ़ा, एक सदिश गुणन और एक अदिश गुणन। यहाँ सदिशों का हम योग करेंगे। सदिशों का योग करने की हमारे पास दो विधियां हैं। दो विधि कौन कौन है? देखिए सदिशों का योग करने की दो विधियां हैं। मान लीजिए दो सदिश हैं और उनको हमें जोड़ना है, तो एक विधि है त्रिभुज विधि। क्या है? त्रिभुज विधि। और दूसरा है समांतर चतुर्भुज विधि। ये दो विधि है। इन दो विधियों से हम दो सदिशों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक, इन दो विधियों में दो दो विधियां हैं। एक है ज्यामिति विधि, ज्यामिति, और दूसरा है गणितीय विधि। ठीक है, और यही दोनों विधियां इसमें भी हैं, ज्यामिति विधि और दूसरा गणितीय विधि। ठीक, यानी दो सदिशों को अगर हमें जोड़ना है तो हम दो विधि अपना सकते हैं, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि में भी हम दो विधि देखेंगे, ज्यामिति विधि और एक उसी तरह इसमें भी दो विधि देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें दो सदिशों का योग करना है तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज विधि क्या है, और त्रिभुज विधि के अंदर ये दो विधि क्या है उसकी चर्चा करेंगे। फिर आएंगे समांतर चतुर्भुज विधि पे। ठीक है, चले देखिए। तो सदिशों का योग पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज विधि। ठीक, इसको ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। त्रिभुज विधि है क्या? मान लीजिए कोई कण है और उस कण पर दो सदिश, किसी कण पर दो सदिश, ठीक है, परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, किसी कण पर अगर दो सदिश, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक, तो उन दोनों सदिशों का जो योग होगा वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के परिमाण और दिशा के रूप में होगा। ठीक है, मतलब समझिए, इसको पहले लिख लेते हैं। किसी कण पर किसी क्षण दो सदिश किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के परिमाण एवं दिशा के रूप में हैं। ठीक है, किसी कण पर किसी क्षण दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के परिमाण और दिशा के रूप में है, तो उनका योग त्रिभुज के तीसरी, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? तीसरी भुजा के परिमाण एवं दिशा के रूप में होगा।
यही त्रिभुज विधि है। त्रिभुज विधि क्या कहता है, ठीक है, जो त्रिभुज विधि है वो यही कहता है कि किसी कण पर किसी क्षण अगर दो सदिश कार्य कर रहे हैं और दोनों सदिशों का परिमाण और दिशा त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में है, तो उनका जो योग होगा वो उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के परिमाण और दिशा के रूप में होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं ज्यामिति विधि। इसमें दो विधि आपने पढ़ा है, एक है ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि समझिएगा, मान लीजिए एक सदिश ये है, मान लीजिए वेक्टर ए है और दूसरा सदिश यही से स्टार्ट हो गया वेक्टर बी। इन दोनों सदिशों का जो योग होगा वो ये होगा, ठीक, और ये दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना ना। त्रिभुज की ये दो भुजाएं हैं जो दो सदिशों के परिमाण और दिशा में है, तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा के रूप में हो गया। ठीक है, ये है ज्यामिति विधि, ध्यान रखिएगा। इसी विधि से हम घटाते भी हैं। घटाएंगे कैसे, अगर एक त्रिभुज के दिशा को आप बदल देंगे, देखिए अगर इसको घटाना है तो मान लीजिए वेक्टर बी ऊपर है तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी के दिशा को ठीक उसका उल्टा कर दीजिए। वेक्टर बी ऐसे है, इसकी दिशा सीधे ऐसे बना दीजिए, सीधे इसका उल्टा हुआ, तो जब दिशा बदलेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर बी। अब ये जो होगा ना, ये आर, वो इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर, तो वेक्टर ए प्लस माइनस का गुणा वेक्टर, नहीं हो गया। तो ये जो है इन दोनों सदिशों के अंतर के बराबर होगा। यानी आप घटाना है तो किसी एक सदिश के दिशा को क्या करिए, बदल दीजिए। जब दिशा बदलेंगे तो उसका चिन्ह पलट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस चिन्ह के साथ जब जोड़ेंगे तो उसके अंतर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यामिति विधि यही कहता है, त्रिभुज विधि का ही भाग है। तो त्रिभुज विधि में तो यही कहा गया ना कि अगर किसी क्षण किसी कण पर दो सदिश हैं और दोनों सदिश इस प्रकार से हैं कि उनके परिमाण और दिशा त्रिभुज के दो पर भुजाओं के परिमाण और दिशा के रूप में है, तो इन दोनों सदिशों का एक त्रिभुज के तीसरी भुजा के परिमाण के रूप में होगा। ये ज्यामिति विधि है। लेकिन जब इसी का हम गणितीय विधि बात करेंगे, गणितीय विधि क्या है, तो गणितीय विधि में अब इसको आगे देखेंगे। ये समझ में आ गया ज्यामिति विधि, कोई डाउट नहीं है, नोट करना फिर गणितीय विधि बताएं। ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति विधि में किया क्या गया, समझिए इस चीज को। ज्यामिति विधि में जिन दो सदिशों को जोड़ना है, ध्यान रहे, जिन दो सदिशों को जोड़ना है, उन सदिशों को पहले एक सदिश को उसके परिमाण के बराबर उसके दिशा में खींच लेंगे। मान लीजिए वेक्टर ए को वेक्टर बी में जोड़ना है, तो सबसे पहले वेक्टर ए को उसके परिमाण के बराबर उसके दिशा में खींच लेंगे, फिर उसके शीर्ष से दूसरे सदिश यानी वेक्टर बी को उसके परिमाण के बराबर और उसके दिशा में खींच लेंगे, फिर वेक्टर ए के पूंछ को वेक्टर बी के शीर्ष से क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ये जो आएगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग की क्या आएगा, बराबर आएगा। यही ज्यामिति विधि है, यही चीज यहाँ पर हुआ। ठीक है, अगर वेक्टर बी के दिशा को सीधे विपरीत कर देंगे तो ये जो है दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। ठीक, गणितीय विधि क्या है, देखिए गणितीय विधि क्या होता है, गणितीय विधि मैथमेटिकल मेथड है ये। मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक, ये त्रिभुज का नाम है
ओ पी क्यू एक त्रिभुज है। ठीक, हमारे पास दो सदिश हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज ओ पी क्यू के भुजा ओपी और पी क्यू के रूप में निरूपित है। मान लीजिए आपके पास दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो त्रिभुज ओ पी क्यू के भुजा ओपी और पी क्यू के रूप में निरूपित है। ये त्रिभुज है ओ पी क्यू, इसकी दो भुजा है, एक ओपी और एक ओपी के दिशा में कौन है? वेक्टर ए है, इस दिशा में। ठीक, और पी क्यू के दिशा में कौन है? वेक्टर बी है। ठीक है, हमें इनको जोड़ना है। देखिए वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ कितना कोण बना रहा है? ये कोण वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, ये वेक्टर ए की दिशा है और ये वेक्टर बी की दिशा है, तो दोनों दिशाओं के बीच कितने कोण बना है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस पर ऐसे लंब डाल दीजिए, ऐसे मान लीजिए ये लंब है क्यू एल, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी बताएंगे? ये भुजा हो जाएगी बी कॉस और ये भुजा हो जाएगी बी साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए यह एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? एक कोण 90 अंश है ना, तो ये समकोण त्रिभुज बना और समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर। ठीक, तो अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे यानी पी एन बटा पी क्यू। पी एन और पी क्यू के दिशा में कौन है? वेक्टर बी है, यानी वेक्टर बी का परिमाण क्या है? बी। ये हो गया cos थीटा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो पी एन बराबर क्या आएगा? बी कॉस, यही आएगा ना? हाँ, तो पी एन का मान क्या निकल गया? बी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर ये निकालना है तो आप साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो लंब क्या है? क्यू एन और कर्ण क्या है? पी क्यू। साइन थीटा क्यू एन बराबर पी एन पी क्यू क्या है? बी। बी का इधर गुणा कर दीजिए तो क्यू एन बराबर क्या आएगा? बी साइन, तो ये भुजा हो गई बी साइन थीटा और ये भुजा हो गई बी क्यू बी कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो हमारे पास जो दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी वो त्रिभुज की भुजा ओपी और पी क्यू के रूप में, जिनके बीच का कोण क्या है? थीटा। ठीक है, इन दोनों सदिशों को हमें क्या करना है? जोड़ना है, और इसको हमने मान लिया क्या? वेक्टर आर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जिनके बीच का कोण क्या है? थीटा। बीच का कोण क्या है? थीटा है। अच्छा देखो, अगर हम एक यहाँ देखें तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बना ओ एन क्यू। यहाँ पर एक लाइन लिख दें, क्यू से ओ एन पर लंब क्यू एन क्या किया? डाला। देखो क्यू से, इस क्यू से ओ एन पर हमने लंब डाल दिया क्यू एन। लंब डाला तो ये कोण कितना बन जाएगा? 90 अंश। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ओ एन
क्यू। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू से पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। कौन सा सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एन, ओ से एन तक की दूरी किसके किसके बराबर होगी, ओ पी प्लस पी एन, तो ओ एन के जगह लिख दीजिए ओ पी प्लस का प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो क्या आएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस प्लस 2OP इंटू पी, ये हो गया प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अच्छा देखो OP का स्क्वायर प्लस ये पी एन है और ये क्यू एन स्क्वायर है, दोनों को एक साथ कर लो, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस 2OP इंटू पी, सही है। अच्छा देखो OP स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, देखो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। तो आप चाहो तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, पी क्यू का प्लस 2OP इंटू पी एन। कैसे लिखा गया लिख लेना, चूंकि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए ओपी, ओपी क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, पी क्यू क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर प्लस 2OP, OP यानी ए, पी एन यानी बी कॉस, ये आ गया, और इसको हमने क्या माना है, तो देखिए इसके जगह आर लिख देंगे तो हो जाएगा आर। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से आर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये करड़ी में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा गणितीय विधि द्वारा इन दोनों सदिशों का योग, ठीक है। अगर हमसे इसकी दिशा पूछी जाए, ये जो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है वेक्टर आर, उसकी दिशा क्या है, तो देखिए ये एंगल मान लीजिए फाई बना, क्या बना, तो इस फाई का मान निकालेंगे, जो फाई का मान होगा वही इसकी क्या होगी, दिशा हो जाएगी। तो देखिए दिख रहा है ना अभी, हाँ, तो देखो अगर इसकी दिशा निकालना है तो लिखेंगे परिणामी सदिश वेक्टर आर की क्या दिशा। तो दिशा कैसे निकलेगा, देखो tan फाई नहीं दिख रहा, यहां देख लो दिशा, इतना तो कर लेना इसके साथ, दिशा कैसे निकलेगा, देखो tan फाई बराबर, अगर हम यहाँ से tan फाई लगाएं तो tan फाई क्या करता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, tan का फॉर्मूला ही होता है लंब बटे, तो लंब क्या है क्यू एन, क्या है, और आधार क्या है ओ एन, सही है। tan फाई बराबर क्यू एन, क्यू एन क्या है बी साइन थीटा, और ओ एन क्या है ओपी प्लस, अब देखो बी साइन थीटा बटा ओपी क्या है ए, और ए क्या है बी कॉस थीटा। तो यहां से परिणामी सदिश जो वेक्टर आ रहे हैं उसकी दिशा
निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है गणितीय विधि द्वारा दो सदिशों को हम ऐसे जोड़ेंगे। ज्यामितीय विधि द्वारा तो समझ में आया, गणितीय विधि में इस तरह से मैथमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।